तो लास्ट क्लास में हमने अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हमने देखा था। हम पढ़ चुके हैं सेल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, और उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनल्स के बारे में हमने देखा। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा था, गोल्गी एपरेटस और लाइसोसोम, उसके बाद पेरोक्सीसोम के बारे में देखा, फिर सेक्रेटरी वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल साइक्लोस्केलेटल न्यूक्लियस और किस तरीके से राइबोसोम बनते हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर खत्म होने के बाद दोबारा हम रिवीजन करेंगे इस चैप्टर को, थोड़ा सा एक ओवरव्यू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कंपैरिजन ऑफ एनिमल सेल विथ प्री सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी कि एक जो एनिमल सेल है और वह पूरी तरह सेल बनने से पहले उसकी क्या स्थिति थी, उनके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। फिर एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस के बारे में तो एनिमल सेल्स विथ प्री सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी कि एक कंप्लीट सेल बनने में किन किन यात्राओं से गुजर के आज जो एक सेल है जिसे हम देखते हैं वो किस तरीके से फॉर्म हुई, किस तरीके से वायरस बैक्टीरिया का निर्माण हुआ, उसको हम देखेंगे। सो कोशिका यानी सेल एक जटिल जीव है जिसे विकसित होने में कई 100 मिलियन वर्ष लगे। आपने देखा होगा सबसे पहले जो जीवन की उत्पत्ति हुई तो एक सेल जो है जिसमें अमीबा जिसे बोलते हैं, तो सिंगल सेल से जो है इंसान की उत्पत्ति हुई, फिर धीरे धीरे उसमें ऑर्गेनल डेवलप हुए और आज हम जिस कोशिका को देखते हैं वो एक विकसित रूप से मौजूद एक सेल होती है। ठीक, सो इसे विकसित होने में कई 100 मिलियन वर्ष लगे। जब जीवन का प्रारंभिक रूप वर्तमान में वायरस जैसा जीव पहली बार पृथ्वी पर दिखाई दिया, तो यहाँ आप डायग्राम भी देखेंगे, उसके साथ आप समझते चले जाएंगे। ये डायग्राम पर ध्यान रखें। ये हमारी सेल है। इस सेल का साइज 5 से 10 माइक्रोमीटर या उससे बड़ा हो सकता है। उससे छोटा होता है 1 माइक्रोमीटर का बैक्टीरियम। उससे छोटा होता है 350 नैनोमीटर का रिकेट्सिया नाम का जो वायरस है, उसका साइज है ये 350 नैनोमीटर, यानी उससे छोटा है। और उससे छोटा है 150 नैनोमीटर साइज का जो है लार्ज वायरस होता है। और सबसे छोटा वायरस जिसकी खोज हुई वो है 15 नैनोमीटर का वायरस। तो सेल का साइज आप देखें और इन वायरस का साइज देखें तो छोटा है। ठीक, तो इसीलिए ये जो वायरस वगैरह होते हैं ये सेल के अंदर आसानी से घुस जाते हैं, है ना। तो इनका साइज छोटा होता है। पर अब हम इनके बारे में देखेंगे कि इनमें क्या क्या चीजें होती हैं और क्या ये सेल के अंदर मौजूद होता है। सो सबसे डायग्राम आप देखें इसमें, तो सबसे छोटा ज्ञात वायरस, एक बड़ा वायरस, एक रिकेट्सिया और एक जीवाणु, और एक है हमारी सेल जिसमें कि न्यूक्लियस। सो सेल का जो आकार है सबसे छोटे वायरस 15 नैनोमीटर से लगभग 1000 गुना है, और इसलिए हम रिकेट्सिया जो कि 350 नैनोमीटर, जीवाणु जो कि 1 माइक्रोमीटर, और 5वां नंबर पर है केंद्रक युक्त यानी कि न्यूक्लियस मौजूद कोशिका जिसका साइज 5 से 10 mm यह दर्शाता है।
सो कोशिका का जो व्यास है यानी सेल का जो आकार है वह सबसे छोटे वायरस से लगभग 1000 गुना ज्यादा, इसलिए इसका आयतन यानी कि जगह घेरना सबसे छोटे वायरस से लगभग 1 बिलियन गुना ज्यादा। इसी प्रकार अगर हम इसके एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन देखें यानी कि इसके अंदर जो मौजूद स्ट्रक्चर हैं उनको हम एक वायरस से कंपैरिजन करें तो हमारी सेल कहीं ज्यादा जटिल है और वायरस जो है उसकी थोड़ी सरल संरचना है। तो वायरस की तुलना में ये कहीं अधिक जटिल संरचना है हमारी सेल। तो छोटे वायरस का आवश्यक जीवन देने वाला घटक प्रोटीन की परत में एम्बेडेड यानी जुड़ा हुआ एक न्यूक्लिक एसिड होता है। तो जो छोटे वायरस होते हैं उसके अंदर जो जीवन देने वाला क्या होता है, प्रोटीन होता है, वो कहाँ होता है, एक तरह का न्यूक्लिक एसिड उसके अंदर मौजूद होता है। यह न्यूक्लिक एसिड मैमेलियन सेल्स यानी कि मनुष्यों में या स्तनधारी जीवों में भी पाया जाता है। ये ठीक उसके समान होता है जैसे कि हमारी सेल के अंदर मौजूद डीएनए आरएनए होता है, इसी तरह से उसमें भी ये होता है। यह उपयुक्त परिस्थितियों में खुद को पुनः उत्पन्न करने में सक्षम है। इस प्रकार वायरस पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वंश का प्रचार करता है और इसीलिए उसी तरह एक जीवित संरचना है जिस तरह कोशिका और मनुष्य जीवित संरचना है। तो वायरस भी एक कोशिका की तरह, जो एक मानव जीवन कोशिका है उसकी तरह ही एक रचना है जिसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और यह भी अपने को 1 से 2 में डिवाइड कर सकता है। जैसे जैसे जीवन विकसित हुआ न्यूक्लिक एसिड और सरल प्रोटीन के अलावा अन्य रसायन जीव के अभिन्न अंग बन गए और वायरस के विभिन्न भागों में विशेष कार्य विकसित होने लगे। अब वायरस जैसे जैसे विकसित हुआ उसमें और भी चीजें बनने लगी। तो क्या बना उसमें, तो वायरस के चारों ओर एक मेम्ब्रेन बनी और उस मेम्ब्रेन के अंदर एक द्रव मैट्रिक्स जिसे बोला जाता है वह दिखाई दिया। फिर उसमें विशेष कार्यों को करने के लिए उस फ्लूइड के अंदर, उस द्रव के अंदर विशेष रसायन विकसित हुए, कई प्रोटीन एंजाइम दिखाई दिए जो कि केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करने या उत्प्रेरित करने में सक्षम थे और इसीलिए जीव की गतिविधियों को निर्धारित करते। जीवन के बाद के चरणों में विशेष रूप से रिकेट्सियल और बैक्टीरियल फेज में, जहां आप देखें जो मैंने बताया था रिकेट्सियल और बैक्टीरियल फेज में जीव के अंदर अंग विकसित हुए। जब वायरस 15 नैनोमीटर का है, लार्ज हुआ थोड़ा, और जब वो रिकेट्सियल स्टेज में पहुंचा तब उसके अंदर कई तरह के अंग विकसित हुए जो कि केमिकल एग्रीगेट्स की भौतिक संरचनाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि मैट्रिक्स में फैले रसायनों की तुलना में अधिक कुशल तरीके से कार्य करते हैं। अंत में न्यूक्लिएटेड सेल्स में और भी अधिक जटिल अंग विकसित हुए जिनमें सबसे महत्वपूर्ण स्वयं न्यूक्लियस है। सो न्यूक्लियस इस प्रकार की कोशिका को जीवन के सभी निचले रूपों से अलग करता है। न्यूक्लियस सभी कोशिकीय गतिविधियों के लिए नियंत्रण केंद्र प्रदान करता है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी नई कोशिकाओं के सटीक प्रजनन के लिए मदद करता है। तो प्रत्येक नई कोशिका की रचना लगभग उसके पूर्वज के समान होती है, यानी जो एक सेल जिससे दूसरी सेल बनेगी तो ठीक उसी तरह से बनती है। तो ये था, हमने देखा कि एक वायरस से कैसे जो है सेल्स का निर्माण हुआ है और हम आज यहाँ तक जब आए तो एक विकसित कोशिका को हम देख रहे हैं। सो ये टॉपिक था अपना एनिमल सेल्स विथ प्री सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी सेल बनने के पहले क्या जीवन कैसा था और एक एनिमल सेल में क्या कंपैरिजन था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल सिस्टम ऑफ द सेल, यानी कि सेल के जो कार्य हैं, कार्यात्मक प्रणालियां कौन कौन सी हैं उन पर हम बात करेंगे। उसी में आएगा हमारा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ये इसकी हेडिंग है।
चलिए इस अध्याय के शेष भाग में हम कोशिका की कई प्रतिनिधि कार्यात्मक प्रणालियों पर चर्चा करेंगे, जो इसके फंक्शनल सिस्टम है उन पर चर्चा करेंगे, जो इसे एक जीवित जीव बनाती है, इसको सेल को। अभी तक ये चैप्टर क्या सेल के ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला है इंजेशन बाय द सेल एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस से मतलब क्या होता है, सेल के अंदर किसी तरह के अणुओं को अंदर लेना, और एक्सोसाइटिस मतलब अपने अंदर का मटेरियल सेल के बाहर निकालना। एक सेल के अंदर लेना, दूसरा सेल के अंदर बाहर निकालना। तो हम अभी देखेंगे कि अंदर किस तरीके से मॉलिक्यूल को सेल के अंदर लिया जाता है, ठीक। तो उसके बारे में हम देखेंगे, उसमें फेगोसाइटोसिस आएगा, पिनोसाइटोसिस आएगा। इस तरीके की अलग अलग प्रोसेस होती है जिनको हम समझेंगे। सेल के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि सेल की एनर्जी खर्च होती है किसी मॉलिक्यूल को, किसी न्यूट्रिशन मॉलिक्यूल जो भी है, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोप्रोटीन है, लिपिड्स है, कोई भी चीज को अंदर लेना एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जब आता है तो उसमें ताकत लगती, एनर्जी लगती है। तो सेल के अंदर जो एनर्जी है वो एटीपी के रूप में यूज होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसा होता है कि इजीली अपने आप धीरे धीरे वो डिफ्यूजन के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है। तो एंडोसाइटोसिस, यदि किसी कोशिका को यानी सेल को जीवित रहना है, बढ़ना है और प्रजनन करना यानी अपने जैसी और भी सेल बनानी है, तो उसे आसपास के तरल पदार्थों से यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, आसपास के तरल पदार्थ कौन से होंगे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड आईसीएफ और ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के बाहर। तो अगर किसी सेल को जिंदा रहना है, बढ़ना है और प्रजनन करना है तो उसे आसपास के तरल पदार्थों से पोषक तत्व, न्यूट्रिशन और अन्य पदार्थ प्राप्त करने होंगे। तो यह जो अन्य पदार्थ हैं उनको प्राप्त करने के लिए दो अधिकांश पदार्थ जो है दो तरीके से मिल जाते हैं सेल को। एक तो होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब कि ये कोई झिल्ली है, यहां से गया और पार हो गया, एक अर्ध पारगम में झिल्ली के जैसे मेम्ब्रेन होती है। कोई भी केमिकल है जरूरत हो वो अंदर अपने आप डिफ्यूजन के माध्यम से, एक प्रेशर के माध्यम से वो अंदर चला जाएगा। अधिकांश जो पदार्थ होते हैं वह डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन द्वारा सेल मेम्ब्रेन से गुजरते हैं। तो प्रसार में पदार्थ के अणुओं की रैंडम मोशन के कारण झिल्ली के माध्यम से सरल गति शामिल होती है। तो इसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो इस तरीके से वाइब्रेट होती रहती है, तो ये एक रैंडम मोशन उसमें चलता रहता है जिससे डिफ्यूजन की प्रोसेस उसमें हो जाती है। एक बार आपको सेल का डायग्राम दिखाता हूँ जिसमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था, तो समझना आसान हो जाएगा। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाइलेयर की होती है, तो ये पूरे सेल को कवर करती है। ये देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो इसमें जो है, जो भी सेल के बाहर का जो फ्लूइड होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा और उसके अंदर का फ्लूइड इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा। तो ये सेल के अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट होगा तो आप देखेंगे ये चैनल बने हुए हैं, इन चैनल के माध्यम से वो अंदर प्रवेश करेंगे। ग्लाइकोप्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इंटीग्रल प्रोटीन है, लिपिड्स वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है। तो ये मेम्ब्रेन में मोशन, एक गति होती रहती है, ये हिलती रहती है। तो जो भी है उसमें कुछ पदार्थ जो है वो डिफ्यूजन के माध्यम से अंदर चले जाते हैं और कुछ जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से यानी कि चैनल के माध्यम से उनको पकड़ा जाएगा और फिर सेल के अंदर भेजा जाएगा।
सो इसमें जो है पदार्थ या तो कोशिका झिल्ली के छिद्रों से, जो उसके अंदर छिद्र होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, उनके माध्यम से, या फिर जो ऐसे पदार्थ जो लिपिड में घुलनशील हों, जो कि लिपिड में घुलनशील हो पदार्थों के मामले में झिल्ली के यानी मेम्ब्रेन के लिपिड मैट्रिक्स से गुजरते हैं। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है लिपिड बाइलेयर होती है, यानी कि 2 लेयर की बनी होती है, और वो भी किससे बनी होती है? लिपिड्स। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि सीधे अगर वो लिपिड में घुलने वाले हैं, तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। तो इस तरीके के जो पानी में घुलनशील होंगे वो अलग तरीके से जाएंगे, जो लिपिड में घुलनशील होंगे वो लिपिड के साथ ट्रांसपोर्ट करके अंदर सेल के अंदर या बाहर हो सकते हैं। तो कुछ पदार्थ सेल मेम्ब्रेन के छिद्रों से लिपिड या फिर लिपिड घुलनशील पदार्थों के मामले में लिपिड के झिल्ली के लिपिड मैट्रिक्स से गुजरते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक फिजिकल प्रोटीन स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था आपको द्वारा झिल्ली के माध्यम से यानी मेम्ब्रेन के माध्यम से पदार्थ को वास्तव में ले जाना शामिल है, जो कि झिल्ली के माध्यम से सभी तरह से प्रवेश करते हैं। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है कोशिका के कार्य के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में काफी डिटेल में बताया गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत बड़े कण कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के एक विशेष कार्य द्वारा कोशिका में प्रवेश करते हैं, जिसे एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। एंडोसाइटोसिस किसे कहेंगे? जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं वो झिल्ली के अंदर यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक विशेष कार्य द्वारा सेल में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करना एंडोसाइटोसिस और सेल से बाहर निकालना एक्सोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस के मुख्य रूप से 2 प्रकार हो गए होते हैं, एक होता है पिनोसाइटोसिस और दूसरा होता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस आपने वेद में पढ़ा होगा, यहाँ हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का अर्थ है सूक्ष्म यानी छोटे कणों का अंतर्ग्रहण या एंडोसाइटोसिस, अंदर लेना उसको, सूक्ष्म कणों का अंतर्ग्रहण या फिर अंतर्ग्रहण जो कोशिका या कोशिका जो साइटोप्लाज्म के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और पार्टिकुलेट कॉन्स्टिट्यूट की वेसिकल्स बनाते हैं। वेसिकल्स एक प्रकार की छोटी थैली, गोल थैली आप कह सकते हैं, वो बनाते हैं। पिनोसाइटोसिस मीन्स क्या हो गया कि जो छोटे कण हैं उनको अंदर लेने की जो प्रक्रिया है वह पिनोसाइटोसिस कहलाती है, जिसमें कि कोई भी मॉलिक्यूल को पकड़ के एक उसका वैक्यूल्स या वेसिकल्स बनेगी और उसको उस वेसिकल्स के फॉर्म से अंदर ले लिया जाएगा। पिक्चर के माध्यम से हम देखेंगे। ये पिक्चर देखिए आप। पिनोसाइटोसिस में आप देख रहे हैं ये एक सेल है, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर कोई भी एक मटेरियल है और ये रिसेप्टर्स है। ये रिसेप्टर, ये मान लीजिए प्रोटीन है। अब प्रोटीन को सेल की जरूरत है, तो सबसे पहले प्रोटीन वाले रिसेप्टर से जुड़ेंगे और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसा एक गड्ढा बन जाएगा, ठीक। इसको कोटेड पिट बोलते हैं। पिट मतलब गड्ढा, ठीक। ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये रिसेप्टर्स हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रोटीन वाले रिसेप्टर से जाके जुड़ेंगे। जुड़ गए, जुड़ने के बाद सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक गड्ढा बनेगा अंदर लेने के लिए, ठीक। अब ये जो गड्ढा है ये फॉर्म करने में या ये शेप बनाने में ये फाइबर काम आते हैं, जिनको एक्टिन या मायोसिन बोला जाता है, फिलामेंट बोलते हैं इनको। तो ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, एक हॉलो, इस तरीके से गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे को जो है फिर आगे बंद कर दिया जाएगा, वो दोबारा फिर जहां जरूरत पड़ेगी फिर बनेगा।
तो एक्टिन एंड मायोसिन के जो फिलामेंट है इस गड्ढे का निर्माण करेंगे। इस गड्ढे के अंदर जो प्रोटीन अपने रिसेप्टर से अटैच होगा और ये यहाँ पर डी नाम की स्टेज में जाके जो क्लेथरिन है, क्लेथरिन एक डिसॉल्विंग एजेंट होता है जो कि इसको एक शेप देता है और यहाँ पर जो है एक वेसिकल्स का निर्माण हो जाएगा और ये जो वेसिकल्स है आगे जाके हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर या सेल के अंदर जो पदार्थ है उसमें पहुंचा दिया जाएगा। आगे की प्रोसेस जब देखेंगे कि इसको डिसॉल्व कैसे किया जाता है वो हम आगे इसमें देखेंगे। तो ये एक तरह इस तरीके से ये पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है कि सेल के अंदर कोई भी, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, कोलेस्ट्रॉल तो जो है लिपिड बाइलेयर से सीधा डायरेक्ट चला जाए क्योंकि वो लिपिड में घुलनशील है, लेकिन ग्लूकोज है या ग्लाइकोप्रोटीन है तो वो इस तरीके से, या और भी दूसरे केमिकल है जिनकी सेल को जरूरत पड़ती है, तो वो इस प्रोसेस के माध्यम से, पिनोसाइटोसिस के माध्यम से अंदर। ये डायग्राम सामने रखेंगे। अच्छा, दूसरा है फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस का अर्थ है कि बड़े जो मॉलिक्यूल हैं उनको अंदर अंतर्ग्रहण करना या अंदर लेना, जैसे बैक्टीरिया, पूरी कोशिकाएं या फिर जो डेड टिश्यू है उनको खत्म करना। ये फेगोसाइटोसिस क्या है, लार्ज क्वांटिटी में जो है बड़े कणों का अंतर्ग्रहण करके पचा देता है। तो फेगोसाइटोसिस की डिटेल आगे आएगी। तो अभी हम देखेंगे पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस जो है अधिकांश कोशिकाओं की सेल मेम्ब्रेन में लगातार होता रहता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में यह विशेष रूप से तेज होता है। उदाहरण के लिए मैक्रोफेज में इतनी तेजी से होता है कि कुल मैक्रोफेज मेम्ब्रेन का लगभग 3% हर मिनट वेसिकल्स के रूप में निगल लिया जाता है। फिर भी पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स इतनी छोटी होती हैं, आमतौर पर केवल 100 से 200 नैनोमीटर की इनकी साइज की ये होती है। उनमें से अधिकांश को केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, हम अपनी सीधी आंखों से नहीं देख सकते। सो पिनोसाइटोसिस एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा अधिकांश बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे कि अधिकांश प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कोशिकाओं में या सेल्स में प्रवेश कर सकते हैं। वास्तव में जिस दर से पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स बनती हैं वह आमतौर पर तब बढ़ जाती हैं जब ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स कोशिका या सेल मेम्ब्रेन से जुड़ते हैं। यानी जरूरत के हिसाब से अगर यहाँ सेल के आसपास मौजूद है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाए या कुछ भी, तो इनका काम बढ़ जाएगा और फिर ज्यादा मात्रा में सेल मेम्ब्रेन जो है वेसिकल्स बना के उनको मैनेज करेगी, अंदर भेजेगी, या फिर अंदर मौजूद कोई चीज एक्स्ट्रा है तो उसको बाहर भेजेगी। वो हम एक्सोसाइटोसिस में देखेंगे। तो डायग्राम 2-11 में आप देख सकते हैं इस तरीके से दिखाया गया। वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, वही है इसमें। जैसे डायग्राम 2-11 में पिनोसाइटोसिस के जो स्टेजेस हैं उनको दिखाया गया है, जिसमें मेम्ब्रेन से जुड़ने वाले प्रोटीन के 3 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, आपको ब्लू कलर में देखेंगे। मेम्ब्रेन की सतह पर विशेष प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं जो एब्जॉर्ब किए जाने वाले प्रोटीन के प्रकार के लिए विशिष्ट होते हैं, यानी कि वो उसी को पकड़ेंगे जिसके वो रिसेप्टर्स। सो रिसेप्टर्स आमतौर पर सेल मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर स्मॉल पिट्स यानी छोटे गड्ढों में केंद्रित होते हैं, जिन्हें कोटेड पिट्स कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर इन गड्ढों के नीचे फाइब्रिलर प्रोटीन का एक जाल होता है, जिसे मैंने बताया था, जिसे क्लेथ्रिन कहा जाता है। साथ ही अन्य प्रोटीन भी होते हैं। और कौन से प्रोटीन है फिलामेंट के रूप में जो मौजूद होते हैं? एक्टिन और मायोसिन के सिकुड़ने वाले फिलामेंट यानी तंतु शामिल होते हैं। एक हो गया क्लेथ्रिन, दूसरा हो गया एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट। एक बार जब प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हैं रिसेप्टर से बंध जाते हैं तो लोकल मेम्ब्रेन झिल्ली के सरफेस प्रॉपर्टी के गुण
इस तरह से बदल जाते हैं कि पूरा गड्ढा अंदर की ओर मुड़ जाता है, और अंदर की ओर मुड़ने वाले गड्ढे के आसपास के फाइब्रिलर प्रोटीन इसकी सीमाओं को जुड़े हुए प्रोटीन के साथ साथ थोड़ी मात्रा में वाहिनी तरल पदार्थ पर बंद कर देते, उसके अंदर थोड़ा लिक्विड भी बंद कर देते। इसके तुरंत बाद मेम्ब्रेन का इनवेजिनेटेड पोर्शन यानी कि घुमावदार जो हिस्सा है वह सेल की सतह से अलग हो जाता है, और जिससे कोशिका के साइटोप्लाज्म के अंदर एक पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स बन जाती है। पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स को बनाने के लिए सेल मेम्ब्रेन को आवश्यक विकृतियों से गुजरने के लिए क्या करना पड़ता है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। ये अभी तक साइंस पता नहीं लगा पाया कि इन वेसिकल्स को बनाते समय जो सेल मेम्ब्रेन है उसको कौन कौन सी परेशानियों से या विकृतियों से गुजरना पड़ता है, तो ये अभी स्पष्ट नहीं है। इस प्रक्रिया के लिए कोशिका के भीतर से ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये जो पिनोसाइटोटिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी लगेगी, क्योंकि वेसिकल्स बनाना है, मटेरियल उठाना है, फिर अंदर पहुंचाना है, तो इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो यह एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट द्वारा इसकी आपूर्ति की जाती है, जो अध्याय में बाद में इसकी चर्चा की गई। और यह क्या है, एक हाई एनर्जी वाला एक पदार्थ है एटीपी, जिसकी हम डिटेल आगे देखेंगे। इसके अलावा इसके लिए बाह्य तरल पदार्थ में कैल्शियम आयन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, जो संभवतः कोटेड पिट्स के नीचे सिकुड़ने वाले प्रोटीन तंतुओं के साथ प्रतिक्रिया करके वेसिकल्स को सेल मेम्ब्रेन से दूर करने के लिए बल प्रदान करते हैं, कैल्शियम चैनल। हाँ जी, प्रताप कुमार जी, आप बताइए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अगर बहुत जरूरी है तो आप पूछिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जय गुरु जी, जय नरेश। हाँ जी, बोलिए जी। सर मेरा गर्दन में थोड़ा दर्द हो रहा है राइट साइड में, और एंकल जॉइंट में और नी जॉइंट में, टेनिसियल में जॉइंट में थोड़ा हाँ दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम सेल के बारे में कोई क्वेश्चन है आपका, ये जो मैंने पढ़ाया है? नहीं नहीं, वो समझा है। हाँ हाँ, तो बाद में आपका क्वेश्चन लेंगे, तो ठीक है, ओके। सो पिनोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस, ये आपको समझ में आ रहा है सभी को? सभी लोग यस लिखें जिन जिन को समझ में आ रहा है, और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है या दोबारा समझना है तो आप बता सकते हैं। चैट में यस लिख दें। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फेगोसाइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, सो अभी हम जो है ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। पिनोसाइटोसिस हमारा हो गया है, अब हम आगे फेगोसाइटोसिस के बारे में देखेंगे।
फेगोसाइटोसिस के लिए ये डायग्राम आप ध्यान में रखें। तो फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, ये प्रोसेस वही होगी, पिनोसाइटोसिस के माध्यम से कोई भी मॉलिक्यूल अंदर आएगा और एक वेसिकल्स का निर्माण होगा, या तो इसमें ऐसे चीजों का निर्माण करेंगे कि जैसे मान लो कोई डेड टिश्यू है तो उसकी वेसिकल्स बना दी जाएगी, और ये जो लाइसोसोम है ये उसके साथ अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद ये वहां पे जो है अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है, पचाने वाला पदार्थ उस वेसिकल्स के अंदर छोड़ेगा, उसको अंदर मौजूद पदार्थ को पचा दिया जाएगा या तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जो डेड टिश्यू है या खराब पदार्थ है उनको बाहर कर दिया जाएगा। ये एक प्रोसेस है, तो ये फेगोसाइटोसिस भी कह सकते हैं, और इसके साथ आप इसको एक्सोसाइटोसिस भी बोला जा सकता है। तो इस तरीके से एक पिनोसाइटोटिक या फेगोसाइटिक वेसिकल्स बनेगी, उसके अंदर लाइसोसोम अटैच होंगे, लाइसोसोम जो है उसको डिसॉल्व करेंगे और वेस्ट मटेरियल को सेल के बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो इसी के बारे में हमने पढ़ना है। सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? ओके, चलिए। सो अभी जो मैंने समझाया उसी को हम आगे देखते हैं। फेगोसाइटोसिस, इसके बारे में थोड़ा आपने वेद में भी पढ़ा होगा। तो फेगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस की तरह ही होता है, सिवाय इसके कि इसमें मॉलिक्यूल्स अणुओं की बजाय लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक, लार्ज मॉलिक्यूल यानी बड़े कण। केवल कुछ कोशिकाओं में ही या कुछ सेल में ही फेगोसाइटोसिस की क्षमता होती है, विशेष रूप से टिश्यू मैक्रोफेज और कुछ व्हाइट ब्लड सेल। तो ये सभी कोशिकाओं में ये क्षमता नहीं होती है, तो इसमें मोस्टली जो इम्यून सेल्स जो होती हैं वो इस फंक्शन का उपयोग ज्यादातर करती हैं। सो टिश्यू माइक्रोफेज क्या है, मैक्रोफेज क्या है? इम्यून सेल्स दैट परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन इन डिफरेंट टिश्यू ऑफ द बॉडी। दे कैन बी इंफ्लेमेटरी और टिश्यू रेजिडेंट। तो अलग अलग तरह के ये होते हैं, जिसमें जो कफर सेल्स है वो भी इस तरीके से काम करती है। फिर एल्वियोलर मैक्रोफेजेस हैं, इंटेस्टाइनल मैक्रोफेजेस हैं, एडिपोस टिश्यूज के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो एक तरह से ये शरीर में क्या करते हैं, हमारे होम्योस्टेसिस को बनाए रखते हैं, इन्फेक्शन को खत्म करने में या वायरस बैक्टीरिया को मारने में बड़ा इनका रोल रहता है, और जो मारने के बाद जो उनकी डेड बॉडी है उसको भी खत्म करने में ये हेल्प करते हैं। सो फेगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस की तरह होता है, सिवाय इसमें कि इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स की बजाय लार्ज मॉलिक्यूल शामिल होते हैं। केवल कुछ कोशिकाओं में ही फेगोसाइटोसिस की क्षमता होती है, विशेष रूप से टिश्यू मैक्रोफेजेस और कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स। फेगोसाइटोसिस तब शुरू होता है जब बैक्टीरिया या डेड सेल या टिश्यू डेब्रीज, या तो शरीर में कोई बैक्टीरिया हो या कोई सेल मर गई हो, डेड सेल हो गई हो, या फिर कोई जो टिश्यू है वो डेड टिश्यू पड़ा हो, उसका कचरा पड़ा हो, वो जैसे कण फेगोसाइट्स की सतह पर रिसेप्टर से बंधते हैं। बैक्टीरिया के मामले में प्रत्येक जीवाणु आमतौर पर पहले से ही एक विशिष्ट एंटीबॉडी से जुड़ा होता है, और यह एंटीबॉडी ही है जो फेगोसाइट रिसेप्टर से जुड़ती है और बैक्टीरिया को अपने साथ खींचती है। एंटीबॉडी के इस इंटरमीडिएशन को ऑप्सोनाइजेशन कहा जाता है, जिसकी चर्चा जो है नेक्स्ट चैप्टर 33 और चैप्टर 34 में की गई है, वो हम वहां पर देखेंगे। सो फेगोसाइटिस साइटोसिस जो है कुछ चरणों में कंप्लीट होता है, जैसा मैंने इसमें दिखाया है कि पहले वेसिकल्स बनेगी, फिर उसके साथ जुड़ेगा, जुड़ने के बाद वो डाइजेस्टिव
एंजाइम उसके अंदर छोड़ देगा डिसॉल्व, और फिर जो है बाहर निकाल दिया जाएगा डेड सेल को। तो सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर मॉलिक्यूल की सरफेस लिगेंड्स से जोड़ते हैं, उससे जुड़ने की एक प्रक्रिया है, रिसेप्टर से जुड़ेंगे। दूसरा, जुड़ाव बिंदुओं के आसपास की मेम्ब्रेन झिल्ली के किनारे 1 सेकेंड के अंश के भीतर बाहर की ओर निकल जाते हैं और पूरे कण को घेर लेते हैं। फिर धीरे धीरे अधिक से अधिक झिल्ली रिसेप्टर कण लिगेंड से जुड़ते हैं। ये आपको मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, जिससे समझना हमें आसान हो जाएगा। ये पिक्चर में आप देखें, आपके सामने अभी देखिए। तो ये पिक्चर में आप देखेंगे, जहां मेरा कर्सर है, ये जो वाई कलर का है, ये है ये जो लिगेंड्स हैं, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एंड अदर ऑप्सोनिन्स बोला जाता है। एक तरह के धागे जैसी रचना होती है। तो ये जो लिगेंड्स हैं, ये सेल के रिसेप्टर से जुड़ते हैं। जैसे आप देखिए, ये एक त्रिशूल के जैसा ये एक रिसेप्टर, इसके साथ ये लिगेंड्स जुड़ा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जुड़े, ठीक जी। सो पहली प्रोसेस है ऑप्सोनाइजेशन, फिर एडेशन, इंजेशन एंड फिर फैगोसोम फॉर्मेशन, एंड फिर नेक्स्ट डी प्रोसेस में फैगोसो लाइसोसोम फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से ये कोई वायरस बैक्टीरिया है, उसके ये लिगेंड्स हैं, हमारी सेल के अंदर ये जुड़ेंगे, और ये जुड़ के यहाँ पर जब सेल के सरफेस पे आएंगे तो उसके रिसेप्टर से ये जुड़ जाएंगे। अभी रिसेप्टर में है एफसी वाई रिसेप्टर है, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर है, एंजाइम पोल और एक्टिन मायोसिन के ये फिलामेंट्स, ये इसके साथ जुड़ेंगे। फिर इसको एक कवर कर लिया जाएगा, कवर करके वेसिकल्स का निर्माण होगा। फिर इससे क्या जुड़ेगा, अपना लाइसोसोम जुड़ेगा। लाइसोसोम जब इसमें जुड़ेगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ देगा और इसको ये खत्म कर देगा। खत्म करके जो डेब्रीज कचरा है फिर सेल के बाहर भेज दिया जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस होगी। तो इनको लिगेंड्स बोला जाता है। लिगेंड्स में आप ग्रीन कलर के जो डॉट्स हैं वो, एंड ऑप्सोनेंस इस तरीके से जो दिख रहे हैं आपको वायर की तरह, और ये वायर जो है वाई की शेप में जो है, ये सब लिगेंड्स कहलाते हैं। एक तरह की पहचान है ये उसकी। तो जो इसी से संबंधित जो रिसेप्टर्स होगा, ये उससे जाके जुड़ेंगे। तो ये था फेगोसाइटोसिस।
तो सबसे पहले क्या होगा, इसकी सेल मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल होंगे उसकी सरफेस पर लिगेंड्स जुड़ते हैं। फिर जहां जुड़ते हैं, जुड़ाव बिंदुओं के आसपास की मेम्ब्रेन झिल्ली के किनारे 1 सेकेंड के अंश के भीतर बाहर की ओर निकल जाते हैं और पूरे कण को कवर कर लेते हैं, घेर लेते हैं उसको, ठीक। और फिर धीरे धीरे अधिक से अधिक जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर कण जो है लिगेंड से जुड़ते हैं, और यह सब अचानक एक जैसे जिप बंद करते हैं, चेन का बंद कर देते हैं, उसी तरह एकदम 1 सेकेंड के 100वें हिस्से में ये काम होगा। फिर धीरे अचानक से जो है जैसे जैसे लिगेंड से जुड़ेंगे, यह सब अचानक एक जिप के तरीके से होता है और एक बंद फैगोसाइटिक वेसिकल्स का निर्माण हो जाता है। तीसरी प्रोसेस कि साइटोप्लाज्म में एक्टिन और अन्य सिकुड़ने वाले तंतु या फिलामेंट फैगोसाइटिक वेसिकल्स को घेर लेते हैं और उसके बाहरी किनारों के चारों ओर सिकुड़ते हैं, जिससे एक वेसिकल्स अंदर की ओर धकेल दी जाती है। फिर सिकुड़ने वाले प्रोटीन फिर वेसिकल्स को इस तरीके से दबाते हैं कि वेसिकल्स सेल मेम्ब्रेन से अलग हो जाती है, जिससे वेसिकल्स कोशिका के अंदरूनी हिस्से में उसी तरह से रह जाती है जैसे पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स बनती है। ये हुआ फैगोसाइटोसिस। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डाइजेशन ऑफ पिनोसाइटोटिक एंड फैगोसाइटिक फॉरेन सब्सटेंस इनसाइड द सेल, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। अब यहाँ पर हम देखेंगे लाइसोसोम किस तरीके से काम करता है। लाइसोसोम का कार्य कोशिका के अंदर पिनोसाइटोटिक या फैगोसाइटिक वेसिकल्स दिखाई देने के लगभग तुरंत बाद एक या अधिक वेसिकल से जुड़ जाते हैं। देखिए, जैसे ही कोई पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स बनेगी या फैगोसाइटिक वेसिकल्स बनेगी, जैसे ही उसको दिखेगा ये तुरंत जो है बनना शुरू हो जाएंगे और ये उससे आके जुड़ जाएंगे और अपने अंदर मौजूद एसिड हाइड्रोलिसिस को वेसिकल्स के अंदर खाली कर देंगे। अपने अंदर मौजूद जो पचाने वाला एंजाइम है वो वेसिकल्स के अंदर खाली कर देंगे, जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा था, ये वाला। इस प्रकार सेल साइटोप्लाज्म के अंदर एक डाइजेस्टिव वेसिकल्स बनती है, जिसमें वेसिकल हाइड्रोलिसिस वेसिकल्स, इसके अंदर क्या होता है हाइड्रोलिसिस वेसिकल्स जब उसमें ये एंजाइम जुड़ जाता है, आपका लाइसोसोम जुड़ता है किसी पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स या फैगोसाइटिक वेसिकल से, तो वह कहलाती है हाइड्रोलिसिस वेसिकल्स। तो इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड और अन्य पदार्थों को हाइड्रोलाइज करना शुरू कर देते हैं, यानी कि पचाना शुरू कर देते। अब ये जब पचेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, तो पाचन के उत्पाद के रूप में अमीनो एसिड, ग्लूकोज और फास्फेट और इस तरह के छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वेसिकल्स की मेम्ब्रेन के माध्यम से साइटोप्लाज्म में फैल सकते हैं। डाइजेस्टिव वेसिकल्स का जो भाग बचा रहता है उसे रेसिड्यूअल बॉडी कहते हैं, यानी अपशिष्ट शरीर। वह इनडाइजेस्टेबल सब्सटेंस का रिप्रेजेंट करता है। तो अधिकांश मामलों में यह अंततः सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से एक्सोसाइटोसिस नामक प्रक्रिया द्वारा उत्सर्जित या बाहर फेंक दिया जाता है, जो अनिवार्य रूप से एंडोसाइटोसिस के ठीक उल्टा है। तो इस प्रकार लाइसोसोम युक्त पिनोसाइटोटिक और फैगोसाइटिक वेसिकल्स को कोशिकाओं के पाचन अंग कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है रिग्रेशन ऑफ टिश्यू एंड ऑटोलिसिस। ये क्या होता है,
यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको अभी पता चलेगी। शरीर के टिश्यू, आपने देखा होगा हमारे टिश्यू सिकुड़ते और फैलते, तो शरीर के टिश्यू अक्सर छोटे आकार में वापस आ जाते हैं। उदाहरण के लिए गर्भावस्था के बाद गर्भाशय में निष्क्रियता की लंबी अवधि के दौरान मांसपेशियों में और स्तनपान के अंत में स्तन ग्रंथियों में होता है। सो लाइसोसोम इस रिग्रेशन यानी प्रतिगमन के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होता है। तो ये जो प्रक्रिया है कि टिश्यू का अपनी वापस दोबारा शेप में आना, इसके लिए बहुत हद तक लाइसोसोम जिम्मेदार होता है। जैसे गर्भाशय का गर्भावस्था के बाद अपना नॉर्मल साइज में आना, या स्तनों का डिलीवरी के बाद जो है साइज में या तो बढ़ना, या फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे 6 महीने गुजरेंगे अपना एक साइज जो नॉर्मल है वो आना शुरू हो जाएगा। यानी बॉडी का एक जो आकार है वो फिर से नॉर्मलाइज होना। तो टिश्यू जो है अक्सर छोटे आकार में वापस आ जाते हैं। तो इसके लिए जो जिम्मेदार होता है ज्यादातर वह होता है लाइसोसोम। ठीक, ये एक अच्छी जानकारी है। तो वह तंत्र जिसके द्वारा टिश्यू में गतिविधि की कमी लाइसोसोम को उनकी गतिविधि बढ़ाने का कारण बनती, पर एक्टिविटीज अननोन। तो ये जो किस तरीके से होता है ये अभी तक पता नहीं। तो एक तरह से टिश्यू के अंदर एक गति प्रदान करना, उसको अपनी नॉर्मल साइज में लाने में लाइसोसोम अपने फंक्शन है। लाइसोसोम की एक और विशेष भूमिका होती है कि जो टिश्यू ऊतकों से क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं या कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त हिस्सों को हटाना। गर्मी, ठंड या किसी तरह की चोट या केमिकल या किसी अन्य कारण से कोशिका को होने वाली क्षति लाइसोसोम को फटने के लिए प्रेरित करती है। अगर सेल को बहुत अधिक गर्मी या ठंड या कोई तरह की इंजरी या कोई केमिकल एक्सपोजर होगा, तो ये चीजें जो है लाइसोसोम को ट्रिगर करती हैं और लाइसोसोम फट जाएगा। अगर लाइसोसोम फट जाता है तो उसके अंदर जो हाइड्रोलिसिस करने वाला एंजाइम है या हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, वो आसपास जितना भी चीज मौजूद होगा उसको पचा देगा। सो रिलीज होने वाले हाइड्रोलिसिस तुरंत आसपास के कार्बनिक पदार्थों को पचाना शुरू कर देते हैं। यदि क्षति मामूली है तो कोशिका का या सेल का केवल एक हिस्सा हटाया जाता है और फिर सेल की मरम्मत की जाती है। यदि गंभीर क्षति है तो पूरी कोशिका को ही हटा दिया जाता है। ये काम करता है लाइसोसोम। पाचन के बाद एक प्रक्रिया जिसे ऑटोलिसिस कहा जाता है। तो इस तरह सेल को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। किस प्रक्रिया में? ऑटोलिसिस में। और उसी प्रकार की एक नई कोशिका आमतौर पर पुरानी कोशिका की जगह लेने के लिए बगल की कोशिका के माइटोटिक प्रजनन द्वारा, यानी कि एक सेल से दूसरी सेल बनाई जाती है, तो एक नई सेल का निर्माण हो जाएगा। सो लाइसोसोम में जीवाणुनाशक एजेंट होते हैं जो कोशिका को नुकसान पहुंचाने से पहले फैगोसाइटाइज्ड बैक्टीरिया को मार सकते हैं। अब ये कौन कौन से एजेंट हैं फैगोसाइटिक, जो कि जीवाणुनाशक है, यानी शरीर में किसी भी तरह के वायरस बैक्टीरिया को मार सकते हैं, खासकर बैक्टीरिया। तो पहला है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है वह बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता है। यानी कि कोई बैक्टीरिया है उसके ऊपर हाइड्रोलिटिक एंजाइम जाएगा लाइसोजाइम, वो जाके उसकी मेम्ब्रेन को ही डिसॉल्व कर देगा, और डिसॉल्व करेगा तो वो पच जाएगा। तो दूसरा इसके अंदर जो केमिकल होता है वो होता है लाइसोफेरिन। लाइसोफेरिन क्या करता है? जो बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देने से पहले आयरन और अन्य पदार्थों को बांध देता है, जिससे वह आगे नहीं बढ़ पाता। बैक्टीरिया अपने को मतलब रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा, 1 से 2 ऐसी उसकी संख्या को बढ़ने से रोकता है।
तीसरा है लगभग 5.0 के पीएच पर एसिड जो हाइड्रोलिसिस को सक्रिय करता है और बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक सिस्टम को तुरंत जो है तंत्र को निष्क्रिय कर देता है या उसको खत्म कर देता है। तो ये इसमें एक लाइसोजाइम और दूसरा लाइसोफेरिन नाम के केमिकल होते हैं जो कि बैक्टीरिया की परत को और उसके अंदर मौजूद मेटाबॉलिक सब्सटेंस को, मेटाबॉलिक सिस्टम को पूरा खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस कंप्लीट होता है। सभी को समझ में आया आज का ये सब्जेक्ट? फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी ऑपरेटर्स। तो ये हम अगले नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आप में से किसी के सवाल होंगे तो हम ले लेते हैं।